सर, आपके कमांडो केमिस्ट्री वाले चैनल पर आपका स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। ठीक, ओके। तो हम लोग का आज बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है, हम इसको आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बोकेटायन एंड कार्बो एनायन, उसके बाद पढ़ेंगे फ्री रेडिकल, उसके बाद हम इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन क्या होते हैं। जब कोवैलेंट बॉन्ड का हेटेरोलिटिक फ्यूजन होता है तो हमें दो अलग अलग यौगिक प्राप्त होते हैं, एक पर प्लस आता है और एक पर माइनस। जिस पे प्लस आता है उसे हम कार्बोकेटायन कहते हैं और जिस पर माइनस आता है उसे हम कार्बो एनायन कहते हैं। ये चार्ज आना कहाँ चाहिए? कार्बन के ऊपर। किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। तो चलो हम समझते हैं। हमने माना कि ए बी, एक क्या ले लिया हमने? मॉलिक्यूल ले लिया। अब इस मॉलिक्यूल का हम क्या करेंगे? हेटेरोलिटिक फ्यूजन करेंगे। क्या करेंगे? हेटेरोलिटिक फ्यूजन। हेटेरोलिटिक फ्यूजन करेंगे। हेटेरोलिटिक फ्यूजन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हेटेरोलिटिक फ्यूजन मीन्स होता है बंध का असामान्य विदलन, यानी कि बंध का असामान्य भागों में टूटना। या तो बंध का पूरा इलेक्ट्रॉन ए ले जाए या तो ए। हम सभी को पता है कि एक बंध दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। अगर दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो बराबर का विदलन होगा ना, तो उसे असामान्य विदलन थोड़ी ना बोलेंगे। यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन या ए ले या बी ले, चाहे बी परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन ले चाहे ए ले, तो अब लेगा कौन? जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वही दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा। मान लो हमारा बी दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहा है, तो बी इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है तो बी अमीर हो रहा है, तो बी के पास क्या होगा? माइनस। बी के ऊपर क्या कौन सा चार्ज आएगा? माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लेकर बी गया। ठीक, और ए जब नहीं पाया तो इस पर क्या आएगा? प्लस। ठीक, और इसी प्लस को हम क्या कहेंगे? कार्बोकेटायन, और इसी माइनस को क्या कहेंगे? कार्बो एनायन। लेकिन कब? जब कार्बन पे माइनस चार्ज और एक कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा तब। ठीक, ओके। तो यानी कि आपको समझ में आया, जब किसी यौगिक का हेटेरोलिटिक फ्यूजन करेंगे तो एक प्लस और एक माइनस आएगा। हेटेरोलिटिक फ्यूजन क्या होता? असामान्य भागों में बंधों का टूटना। ठीक, ओके। तो अब हम देखो आपको और एग्जांपल बताते हैं। अब ये कार्बोकेटायन पर हम चलते हैं। कार्बोकेटायन जो हमारे होते हैं इनको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन हमारा कौन सा होगा? CH3 CH2 प्लस। उसके बाद हम 2 डिग्री ले लेते हैं CH3 CH3 CH। ठीक, 3 डिग्री ले लेते हैं CH3 CH3 और CH3। ये हमारा क्या हो गया? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। इसको भी ले लेते हैं मेथिल को CH3 पॉजिटिव, 0 डिग्री हो गया। ठीक, ओके। तो ये हमारे कार्बोकेटायन है। अब हमको देखना है कि इनकी स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। ठीक है, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है वो सबसे मोस्ट, यानी कि सबसे अधिक स्टेबल होता है, और जो 2 डिग्री होता है इसकी अपेक्षा कम, और जो 1 डिग्री होता है तो ये और कम, और ये सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक, तो स्टेबिलिटी का क्रम अगर देखा जाए 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड 0 डिग्री, ये स्टेबिलिटी का क्रम है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का बढ़ता हुआ क्रम। ठीक, तो अब ये हमको ध्यान में रखना है कि 3 डिग्री हमारा मोस्ट अधिक स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। ठीक, इसी प्रकार से हम दूसरा कार्बोकेटायन ले सकते हैं। अब इनकी स्टेबिलिटी निकालने के लिए हमको हाइपर कॉन्जुगेशन और रिजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रिजोनेंस स्ट्रक्चर को हम अगले वीडियो में आपको बनाएंगे। हम हैलो एल्केन पढ़ रहे हैं,
पढ़ रहे हैं तो हेलो एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ने से पहले हमको इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी था, इसलिए हम लोग इनको पढ़ रहे हैं। ठीक, तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन और रिजोनेंस स्ट्रक्चर का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो के अंतर्गत कैसे निकाला जाता है वो चीज आपको बताएंगे। ओके, इसी प्रकार से हम ले सकते हैं, हमारा फेनिल भी हो सकता है C6H5+, ठीक, और भी हो सकते हैं हमारे 2 डिग्री भी इसमें हो सकता है C6H5, C6H5+, और भी हो सकते हैं 3 डिग्री भी हो सकते हैं C6H5, 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 ठीक, प्लस। अब इसमें कौन अधिक स्टेबल होगा भैया? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो आपका कौन अधिक स्टेबल होगा? 3 डिग्री। ये चीज हमको याद में रखना है। ओके, गुड। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं CH2 कर देते हैं, CH2 पॉजिटिव, ठीक, चाहे फेनिल पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे 3 डिग्री फेनिल कार्बोकेटायन जो होंगे ये अधिक स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक। चले आगे, ठीक। तो हम लोग कार्बो एनायन समझ लेते हैं। कार्बो एनायन के 1-2 एग्जांपल फटाफट, उसके बाद फ्री रेडिकल के, फिर इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट जान जाते हैं। तो कार्बो एनायन भी हमारे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हो सकते हैं, ठीक, होते हैं, हो नहीं सकते, होते हैं। तो हमारा CH3 क्या है? CH3 माइनस, कार्बो एनायन की बात कर रहे हैं, किसकी? कार्बो एनायन की। उसके बाद CH3, CH2 माइनस, CH3, CH3, फिर हमारा क्या? CH माइनस, उसके बाद हमारा CH3, CH3, उसके बाद CH3 माइनस। अब ये हमारे क्या है? कार्बो एनायन है। क्या है? कार्बो एनायन, क्योंकि कार्बन पे कौन सा चार्ज आया? माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। तो इन्हीं को हम बोलते हैं कार्बो एनायन। तो इसमें हमारे कौन कार्बो एनायन अधिक स्टेबल होंगे और कौन लेस स्टेबल होंगे, ये चीज हम लोग जानते हैं। तो अगर बात करें कार्बो एनायन के स्टेबिलिटी का, तो सबसे अधिक स्टेबल मेथिल होगा, फिर एथिल होगा, फिर ए होगा, फिर ए होगा, ठीक, स्टेबिलिटी का क्रम। तो समझ में आया? यानी कि सबसे अधिक स्टेबल ए, फिर हमारा ए होगा, फिर ए होगा, फिर 3 डिग्री। 3 डिग्री क्या होगा? सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक। ओके, तो आगे चलते हैं। हम केवल थोड़ी जानकारी इनके बारे में ले रहे हैं, ठीक। बाकी डिटेल में इसको पढ़ने के लिए अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा। बात करते हैं अब फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? मेन हमको फ्री रेडिकल ही यहाँ पर देखना था। फ्री रेडिकल का फर्स्ट रिएक्शन ही हम लोग कराएंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में, इसलिए हमको ये आपको बताना पड़ा, ठीक। ओके, तो हम लोग फ्री रेडिकल चलते हैं। फ्री रेडिकल क्या? फ्री रेडिकल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक। क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक। मुक्त मूलक क्या होते हैं? मुक्त मूलक बनते कब हैं? अभी अभी हमने देखा कि हेटेरोलिटिक फ्यूजन किया तो एक प्लस एक माइनस बना, जिसे हमने प्लस वाले कार्बोकेटायन कहा, माइनस वाले को कार्बो एनायन कहा। फ्री रेडिकल में होता है कोवैलेंट बंध का सामान्य विदलन, सामान्य भागों में बंधों का टूटना। जब बंध सामान्य भागों में टूटते हैं तो 2 फ्री रेडिकल बनते हैं। जैसे एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं? ए प्लस ए बी, क्या ले लिए? ए और बी। अब इसका हम क्या क्या कर देंगे? होमोलिटिक फ्यूजन। कौन सा? होमोलिटिक फ्यूजन। होमोलिटिक फ्यूजन, जब हम होमोलिटिक फ्यूजन करते हैं, होमोलिटिक फ्यूजन मीन्स बंधों का सामान्य भागों में टूटना, ठीक। और
जब बंध समान भागों में टूटते हैं तो दो फ्री रेडिकल प्राप्त होते हैं। अब ये बंध दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ए ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ए ले लेंगे भैया, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन ए लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ए लेगा। अब बोलोगे सर आपने ये सिंगल तीर क्यों लगाया, इसको हम फिश हुकर नुमा तीर कहते हैं, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। अगर किसी पे इस प्रकार का तीर लगा हुआ है तो आप समझ जाना कि इस परमाणु के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसलिए इस तीर का उपयोग करते हैं। ओके, ठीक, तो हमारा क्या हो गया, होमोलिटिक फ्यूजन और समान भागों में टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ए ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन बी ले लेगा। अब जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, फ्री रेडिकल। कोई दिक्कत, फ्री रेडिकल आपको समझ में आया? ओके, तो फ्री रेडिकल भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, इतना आपको समझ में आया ना। जब बंध का असामान्य विदलन होगा, यानी कि बंधों का सामान्य विदलन होगा तो दो फ्री रेडिकल प्राप्त होते हैं। जैसे हमने ए बी का बंध तोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन ए लिया एक इलेक्ट्रॉन बी लिया, तो हमको क्या मिल गया, ए पे एक लोन पेयर, बी पे लोन पेयर नहीं, एक इलेक्ट्रॉन और बी पे इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी फ्री रेडिकल बोलेंगे, इसको भी फ्री रेडिकल बोलेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं, चले मिटाए। होमोलिटिक फ्यूजन मीन्स बंधों का असामान्य भागों में टूटना। ओके, अब ए भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हो सकते हैं। इसको हम ले लिया क्या, CH3 फ्री रेडिकल, इसको मेथाइल फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथाइल फ्री रेडिकल। दूसरा ले लेता हूं CH3 CH2, इसको क्या बोलते हैं, एथाइल फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या, एथाइल फ्री रेडिकल। इसको और हम ले लेते हैं 2 डिग्री CH3 CH3, ये हमारा 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। कौन सा, 2 डिग्री, जिसको हम बोलेंगे प्रोपाइल फ्री रेडिकल। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, CH3 CH3 और CH3। अब यहाँ पर फ्री रेडिकल आ गया। अब ये हमारा 3 डिग्री फ्री रेडिकल हो गया, ठीक। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री फ्री रेडिकल, और ये हमारा 0 डिग्री फ्री रेडिकल। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग समझते हैं, क्या समझना है हमको, यही समझना है कि इनकी स्टेबिलिटी कौन अधिक स्टेबल होगा, कौन सा फ्री रेडिकल अधिक स्टेबल होगा। तो भैया कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी इक्वल है, यानी कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन भी स्टेबल होते हैं, सबसे अधिक अस्थायी होते हैं, और 3 डिग्री फ्री रेडिकल भी सबसे अधिक अस्थायी होते हैं। फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर ये हमारा मेथाइल होगा, ठीक। यानी कि सबसे अधिक स्टेबल ए होगा, फिर ए होगा, फिर ए होगा, आपका एक क्रम स्टेबिलिटी का। ओके, तो इसको हम हटाते हैं, तो ये आपका स्टेबिलिटी था, रफ करते हैं। अब जो हम लोग को यही देखना, हमारे जो हमारा हेलो एल्केन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, उस हेलो एल्केन चैप्टर में फर्स्ट यानी कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां, तो उसमें सबसे पहला रिएक्शन हम लोग फ्री रेडिकल का ही पढ़ेंगे, इसलिए फ्री रेडिकल को आपको समझना जरूरी है, ठीक। ओके, तो फ्री रेडिकल जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उपयोग होते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में जो मिलते हैं हमारे चैप्टरों में, उनके बारे में बात करता हूं। तो हमको अधिक से अधिक मात्रा में कौन से फ्री रेडिकल मिल सकते हैं, क्लोरीन मिल सकता है, ब्रोमीन मिल सकता है, आयोडीन मिल सकता है, CH3 मिल सकता है, इस प्रकार से हमको मिलते जाएंगे। हाइड्रोजन मिल सकता है, ठीक, और भी मिलते जाएंगे, CH3 मिल सकता, ये सब हमारे क्या है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। ओके, तो इसको बोलेंगे क्लोरीन का फ्री रेडिकल, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल, और इसको बोलेंगे हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल, और इसको बोलेंगे मेथिल का फ्री रेडिकल, इसको भी मेथिल का फ्री रेडिकल। ओके, ठीक, तो ये हमारे थे फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल आपको समझ में आया होगा हमको। तो हम चलते हैं अब अगला हमारा जो टॉपिक है उस पे देखते हैं।
अब हमको पढ़ना इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ना हो। इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स नाभिक स्नेही, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स इलेक्ट्रॉन स्नेही और न्यूक्लियोफिलिक मीन्स नाभिक स्नेही। तो चलते हैं समझते हैं। एक हमारा होता है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट, क्या रीएजेंट, ठीक। इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट, इनके बारे में हमको जानना। तो भैया इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट पहले हम लोग जान जाते हैं किसको, इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट को। इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट होते कौन से हैं, तो चलते हैं इन पर भी देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट क्या होते हैं। इलेक्ट्रो शब्द आ रहा है ना, तो इससे हमको पता चल रहा है भैया ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। किससे संबंधित है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। तो इलेक्ट्रोफिलिक जो होते हैं इनको हम इस प्रकार से, इलेक्ट्रोफिलिक को हम इस प्रकार से भी सिंबल द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, ई पॉजिटिव, और ई पॉजिटिव को हम इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक। तो यहाँ प्लस से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट जो होंगे, रीएजेंट जो होंगे, इन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज, हाँ पॉजिटिव। तो हाँ, अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, सर ने अभी पॉजिटिव वाले कार्बोकेटायन बोला। हाँ, सभी कार्बोकेटायन जो होते हैं वे न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट। ओके, क्लियर, ठीक। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं इनको, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर समूह होते हैं। ये कहां पर अटैक करेंगे, जहां से ये इलेक्ट्रॉन पास, जहां से इनको इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो। तो यानी कि ये कभी भी अटैक करेगा किस पर, इलेक्ट्रॉन जहां से ये प्राप्त कर सकता है। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल को किससे प्यार होता है, इलेक्ट्रॉन से। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन के पास ही भागेगा, जहां से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसी के पास जाएगा। ओके, तो यानी कि कहने का मतलब भैया जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है, ठीक, और जहां से इलेक्ट्रॉन पाएगा वहीं ये भाग कर जाएगा। तो ये पहला आपको समझ में आ गया। अब जैसे हमारे जो टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अधिक से अधिक मात्रा में इलेक्ट्रोफाइल हमको मिलते हैं तो उनके नाम और हम आपको पहचान बता देते हैं। जैसे क्लोरीन पॉजिटिव, दूसरा ब्रोमीन पॉजिटिव, आयोडीन पॉजिटिव, ठीक, और आयोडीन फ्लोरीन पॉजिटिव, उसके बाद हाइड्रोजन पॉजिटिव, उसके बाद हमारे CH3 पॉजिटिव, उसके बाद और भी हमारे बोलते हैं मिलते हैं बहुत सारे NO2 पॉजिटिव। यानी कि प्लस जिस पर मिला वो हमारे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। ओके, और जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इनको किससे प्यार होता है, इलेक्ट्रॉन से। यानी कि ये वहां पर अटैक करेंगे जहां से ये इलेक्ट्रॉन को खींच सके, प्राप्त कर सके। ओके, जैसे कहने का मतलब ये हमारा क्या है भैया, इलेक्ट्रोफाइल है, और ये हमारा क्या है, प्लस हम ले लेते हैं, ये हमारे OH है माइनस। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर माइनस है ना, इलेक्ट्रॉन इनके पास है, तो बोलेगा भैया इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, और जाएगा दो इनके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, बना लेगा EOH, ठीक। तो यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो कहाँ अटैक करेंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सके। तो आपके दिमाग में होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है, और इलेक्ट्रॉन जहां से प्राप्त कर सकेंगे वहीं पर अटैक करेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इस प्रकार से अब इसका नाम क्या हो जाएगा,
क्लोरीन है, तो यहाँ पर क्लोरो या क्लोराइड नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वो तो IUPAC नामकरण में करते हैं हेलो एल्केन के। यहाँ पर इसका नाम होगा क्लोरोनियम आयन। क्या नाम होगा? क्लोरोनियम आयन, ब्रोमीनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम होगा? हाइड्रोनियम आयन। इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा मेथिल कार्बोकेटायन। नाम सिंपल जानते हैं, मेथिल कार्बोकेटायन। इसका क्या नाम होगा? नाइट्रोनियम आयन। तो इसी प्रकार से इसका भी नाम हो जाएगा मेथेनियम आयन। ठीक, मेथेनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, क्लोरीनियम आयन। ओके, इनका नाम है कार्बो यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट का। ओके, तो ये पहले प्रकार के रीजेंट हमने बताया। क्या बताया? पहले प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। ठीक, इसको रफ करता हूं। दूसरे प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट बताता हूं। दूसरे के प्रकार के ये होते हैं न्यूट्रल। ये तो पॉजिटिव चार्ज के आधार पर हमने इनको पहचान लिया ना। कुछ हमारे इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट जो होते हैं वह न्यूट्रल होते हैं, उनपे प्लस चार्ज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल आपको बताता हूं, इसको रफ करके। ओके, क्या एग्जांपल आपको बताता हूं? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। क्या न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल को हम बताता हूं। ये हमारे एग्जांपल AlCl3 हो सकता है, AlBr, ओ नहीं Br नहीं बोलते हैं। ठीक, Al फिर से लिख दिए। चलो, AlCl3 हो सकता है, AlBr3 हो सकता है, AlF3 हो सकता है, AlI3 हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब ग्रुप नंबर 13, अगर आप समझदार हैं, आप पिछले 11 में पढ़े हैं, तो आपको ग्रुप नंबर 13 समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा पीरियाडिक टेबल में। यानी कि एल्युमिनियम ग्रुप के जितने भी तत्व हैं वे 3 प्रकार के हैलाइड अगर बनाते हैं तो वे क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। जैसे एग्जांपल में हम बता रहे हैं AlCl3 हो सकता है, AlBr3 हो सकता है, AlI3 हो सकता है, AlF3 हो सकता है। इसी में हमारा एक और तत्व है बोरान। क्या है? बोरान। तो बोरान F3 हो सकता है, बोरान हमारा BCl3 हो सकता है, बोरान I3 हो सकता है। यानी कहने का मतलब ग्रुप नंबर 13 में जितने भी तत्व हैं, जितने भी परमाणु हैं, वह 3 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, चाहे जिस हाइड्रोजन परमाणु के साथ, तो वे हमारे क्या होंगे? इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। ठीक, दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूं, BeCl2, SnCl4, ये सब हमारे क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट। बोलोगे सर क्यों? इन पर तो कोई पॉजिटिव चार्ज ही नहीं है, तो कैसे इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट है? हाँ, यही चीज हमको देखना। इसको हम इस एग्जाम्पल को इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कहते हैं। ये सब कंपाउंड कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट क्या होते हैं? जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, उन्हें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड या मॉलिक्यूल कहते हैं। अब बोलोगे ऑक्टेट इनकम्प्लीट कैसे निकालते हैं? हाँ भैया, कक्षा 10, 9, 11 में हम लोग यही पढ़ते आए हैं ऑक्टेट। तो देखते हैं Al से 3 क्लोरीन जुड़े हुए, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन। हम भैया इसका स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, केवल समझने के लिए बना रहा हूँ। नहीं बोलना सर तो ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए थे, ऐसे नहीं बनता, उसका रूल है। ठीक, अब एक बंध 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं। और जब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सभी इलेक्ट्रॉनों से ओवरलैप करेगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यानी कि ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरा होता तभी ऑक्टेट कंप्लीट होता ना। तो हाँ, वह मॉलिक्यूल यानी कि वह अणु जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, तो वह भी हमारे इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको बहुत सारे दिए हैं।
तो ए भी क्या करेंगे, इनको भी इलेक्ट्रॉन से प्यार होगा, ए इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाएंगे, यानी कि जहां से ए इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं वहीं पर ये अटैक करेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, समझ में आया इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। ठीक, ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, पॉजिटिव वाला भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, वहां पर अटैक करेंगे, वहां पर आक्रमण करेंगे जहां से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर सके, और इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेंगे तभी इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और तभी स्टेबल होंगे। ठीक, ओके, इस प्रकार से इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इसका भी। ठीक, ये सब हमारे क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। ओके, कोई दिक्कत नहीं, चले मिटाएं। ठीक, अब बोलोगे सर ये तो इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट थे, ठीक है, आपने पॉजिटिव वाले को बताया कि जब पॉजिटिव कार्बन पे आता है तो कार्बोकैटायन होता है। सभी कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि सबके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और वो वहां पर अटैक करेंगे जहां से इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने बताया इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन से प्यार है और ये इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा अपने पास, भैया चले आओ हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और ये दौड़ते दौड़ते इनके पास आ जाएंगे। ओके, अब तीसरा एग्जाम्पल हम आपको बता रहा हूं। अब तक तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हमने बताया, अब हम बता रहे हैं जो हमारे फ्री रेडिकल होते हैं ये भी हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अब बोलोगे सर फ्री रेडिकल कैसे इलेक्ट्रोफाइल हो गए, तो वो भी बताता हूं। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, मान लो CH3 ले लिया, क्या ले लिया, CH3, या हम ले रहे हैं CH3, फ्री रेडिकल की बात हमने किया ना, फ्री रेडिकल, या हम ले रहे हैं हाइड्रोजन। ठीक, या हम ले रहे हैं हाइड्रोजन को, कोई दिक्कत नहीं, ले लेते हैं हाइड्रोजन को ही। ठीक, या हम ले रहे हैं क्लोरीन को। ठीक, क्लोरीन को, अब मान लो अभी क्लोरीन को बाद में समझाता हूं, पहले दो को समझो। या हम ले लेते हैं CH3, CH2, फ्री रेडिकल। बोलोगे भैया कैसे, इनके पास भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इनका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। कैसे हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और ये भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ठीक, कैसे ऑक्टेट निकालते हैं, अब इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, तीन हाइड्रोजन। ओके, अब ऊपर लिखता हूं नहीं तो आपको देखने में प्रॉब्लम भी हो सकता है। अब इसको हम बताते हैं कैसे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। CH3 से एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा और एक हाइड्रोजन यहाँ। सबको पता है एक बंध दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है, दो इलेक्ट्रॉनों से, कोई दिक्कत नहीं, दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पड़े भैया, जब ये क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे यानी कि अतिव्यापन करेंगे, तो इनके ऑक्टेट में 2 2 4 2 6 7 ही इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट है। जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। ओके, उसी प्रकार से इसको भी देखते हैं, दो हाइड्रोजन इससे जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तो भैया एक बंध दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है। ठीक, दो, तो क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, 2 2 4 2 6 1 7 इसके पास। तो जितने फ्री रेडिकल होते हैं सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ओके, क्लियर है, गुड, चलते हैं आगे। इनको भी भैया किससे प्यार होता है, इलेक्ट्रॉन से, जहां इलेक्ट्रॉन पाएंगे वहीं अटैक करेंगे। ओके, गुड, आगे चलते हैं। हाँ, तो सर आपने कार्बोकैटायन को भी इलेक्ट्रोफाइल बना दिया और उसके बाद फ्री रेडिकल को भी आपने इलेक्ट्रोफाइल बना दिया, और जिनका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, न्यूट्रल हैं, उनको भी आपने इलेक्ट्रोफाइल बना दिया। हाँ, अब आपने लुईस एसिड का नाम सुना होगा, लुईस अम्ल। लुईस अम्ल जितने भी होते हैं सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। क्या होते हैं, एक मिनट, लुईस एसिड जितने होते हैं सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं।
क्योंकि लुईस ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो अम्ल कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो क्षार कहलाता है। तो भैया हम यहाँ इलेक्ट्रोफाइल में क्या बता रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। तो यानी कि जितने भी लुईस अम्ल हैं सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ओके गुड। अगर आपको दिमाग में अब एक क्वेश्चन ये चल रहा होगा, सर जितने लुईस एसिड हैं सब इलेक्ट्रोफाइल हैं, ठीक, सब इलेक्ट्रोफाइल हैं, तो क्या सभी इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड हो सकते हैं? नहीं, ये ध्यान में रखना, सभी इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। बोलोगे क्यों? क्योंकि लुईस ने बताया था कि जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वही अम्ल होते, यानी कि एक लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, एक जोड़ी, एक लोन पेयर, इसको बोलते हैं एक लोन पेयर, ठीक है। और हम लोगों ने देखा कि CH3 फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन एक लोन पेयर नहीं एक्सेप्ट करेगा, केवल सिंगल एक इलेक्ट्रॉन को ही एक्सेप्ट करेगा, और जो सिंगल एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हुए लुईस एसिड नहीं होते हैं। लुईस एसिड हमेशा इलेक्ट्रॉन को पेयर में एक्सेप्ट करेगा, चाहे वो 1 पेयर एक्सेप्ट करे या 2 लोन पेयर एक्सेप्ट करे या 3 लोन पेयर यानी कि पेयर में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दोनों को एक्सेप्ट करता है तो लुईस एसिड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये भैया दोनों को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, एक को एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी लुईस अम्ल होते हैं वो तो सब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, 2 ठीक करें, 4 ठीक करें, 6 ठीक करें, चाहे 1 ठीक करें, ठीक, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, लेकिन सभी न्यूक्लियोफाइल लुईस अम्ल नहीं होते। क्यों? क्योंकि जब तक ये हमारा क्या है, फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल केवल सिंगल एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो लुईस अम्ल नहीं होते। ओके गुड, चलो आगे। तो हाँ, हम लोग आगे चलते हैं भैया। इलेक्ट्रोफाइल का काम खत्म हो गया। इलेक्ट्रोफाइल इतने ही प्रकार के होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है और इलेक्ट्रॉन को ही एक्सेप्ट करते हैं, ये वहां पर अटैक करेंगे जहां से ये इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर सकते हैं। ओके गुड। तो आते हैं न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल का सिंबल होता है उसको हम ये इस प्रकार, माइनस भी हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल का सिंबल है, ठीक। तो न्यूक्लियोफाइल पर माइनस हो सकता था, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अभी अभी आपने कार्बोएनायन बताया था, हाँ सभी कार्बोएनायन न्यूक्लियोफाइल है। ओके, अब न्यूक्लियोफाइल वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा इसका कहीं ना कहीं न्यूक्लियस से संबंध है। किससे? न्यूक्लियस से। और जब न्यूक्लियस से इसका संबंध है तो न्यूक्लियस पर प्लस चार्ज होता है, यानी कि भैया ये कहाँ अटैक करेंगे? पॉजिटिव पर। कहाँ अटैक करेंगे? पॉजिटिव पर, जहां ये अपने इलेक्ट्रॉनों को दे सकते हैं, जहां ये अपने इलेक्ट्रॉनों को दे सकते हैं। क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देंगे, ठीक है। तो यानी कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल को प्यार न्यूक्लियस से होता है और न्यूक्लियस पर प्लस चार्ज होता है, ठीक। क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, तो बेसिक हमको स्पष्ट है कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वे हमेशा कहां पर अटैक करेंगे? पॉजिटिव पर। जहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो वहां पर अटैक करेंगे और ये उनको अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक। ओके, तो हमारे इलेक्ट्रोफाइल भी न्यूट्रल होते हैं, जैसे NH3, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी प्लस को दे देगा, जैसे H प्लस को दे देगा और बना लेगा NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। ओके, H2O भी हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। ROH अल्कोहल
भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। ओके, और माइनस वाले जितने हैं सब इलेक्ट्रोफाइल है ही, OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, RO माइनस, ठीक, कोई भी माइनस है वो हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आसानी से समझ में आया होगा। न्यूक्लियोफाइल हमेशा जहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, घनत्व कम होगी, वहां पर अटैक करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेंगे जहां से इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो, जहां से इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सके। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो हम लोग अब सीधे डायरेक्ट चलेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। ठीक, ओके, तो तब तक के लिए जय हिंद, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।